हेलो एवरीवन। टॉपिक दिख रहा है इधर। हमने सोचा कि भाई चैप्टर सारे कवर हो गए हैं, चैप्टर्स के अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मालूम चल जाए। कभी कभी होता है कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आते हैं, तो हमने इलेक्ट्रोलिसिस के मेटलर्जी आपने देखा ही है, इलेक्ट्रोलिसिस, ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं जहां पे पूरी तैयारी होने के बाद भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अरे यार पता नहीं कैसा क्वेश्चन आ जाए। तो कुछ जो कॉमन क्वेश्चन थे उनको छोड़ के हमने कुछ जो वैसे क्वेश्चन थे जो थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि अरे इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें। तो अगर पहले से आपको मालूम है ये चीज कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, हमको आप अपना मेंटल प्रिपरेशन कर लो। जब पढ़ने बैठो तो आप सोचो अच्छा इससे ऐसा क्वेश्चन भी आया था तो इसको इस ढंग से पढ़ना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं बोर्ड में, और छूट ना जाए तो आप जानते ही हो सब लिखा हुआ है मेरे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका एक टेबल बेस्ड क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट होके आया है, जिसमें उन्होंने क्या किया है कि एक बनाई है आपकी टेबल इस टाइप से करके, और ये टेबल बनी, यहां उन्होंने लिखा कन्वर्जन। अब आपको पूरे चैप्टर में आपने सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन बेसिक्स पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। आप देखो उन्होंने कहा आयनिक इक्वेशन, मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है और वो आयनिक रिएक्शन ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, कैथोड पर कैसे होगी। और पहला इन्होंने दिया था क्लोराइड आयन टू क्लोराइड मॉलिक्यूल, और दूसरा इन्होंने आपको दिया इसी सेम टेबल में, और ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन है आपका, लेड टू आयन टू लेड। और यहां उन्होंने नंबरिंग कर दी है 1 2 3 और 4। अब देखो पूरी इलेक्ट्रोलिसिस मालूम है, लेकिन अब हमको क्या करना है, पूरे अपने दिमाग में दौड़ाना है कि अरे एनोड पे रिएक्शन क्या होती है, कैथोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन कहां होता है, रिडक्शन कहां होता है, ये पूरी बेसिक नॉलेज आपको चाहिए। तो इसके आंसर की शुरुआत हम लोग करते हैं जहां पे आप जो 1 2 3 4 इनके नंबर है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पर अपने आंसर लिखने हैं। अब क्लोराइड आयन Cl-, और इससे हमको क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाना है, क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो आप एनोड और कैथोड की रिएक्शन जैसे हमने बताई थी चैप्टर में, आप देखो जो साइन होगा सेम साइन लगाएंगे, जितने प्लस या माइनस होंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और उसको हम एटम के फॉर्म में लिख देंगे। लेकिन अब ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल कभी भी एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो ये मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। तो Cl और Cl मिलके आपका क्लोरीन। तो आप देखो क्लोराइड आयन लेके आप चले, आपको क्लोरीन मॉलिक्यूल मिल गया। अब हम जरा इसके सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट, अगर आप यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस का थोड़ा सा वो पुराना रेफरेंस लो, तो ये आपका एनोड, ये कैथोड, ये पॉजिटिव था, यहां पर आपके नॉन मेटल्स आते थे। बेसिक एक बार हम रिवाइज करा दें, यहां आपके मेटल्स आते थे, और एनोड जो है हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर आपका रिडक्शन होता है। तो अब आप देखो यहां पर क्या हो जाएगा कि यहां क्लोरीन अपने आयन लूज कर रहा है क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो ये आपका सेकेंड पार्ट में आंसर हो गया ऑक्सीडेशन। फिर अब हम थर्ड पार्ट की बात करें, तो कह रहे Pb+2। तो अब आप इधर आओ, मेटल का डेपोजिशन होता है कैथोड पर, कैथोड पर होने की वजह से यहां पे रिडक्शन होगा। तो यहां पर क्या चीज हो गई आपकी, आपने लिखा Pb+2। अब अपनी प्रीवियस नॉलेज लगाई जो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ी थी कि प्लस जो साइन है सेम साइन लगाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन लिखेंगे और फिर उसको न्यूट्रल में बदल देंगे।
अब मेटल्स तो हमेशा हम लोगों ने देखा कि एलिमेंट सिंबल के फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो ये पीबी हो जाएगा। और फोर्थ पार्ट में यहां पर ये हो गया आपका रिडक्शन। तो ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए हमने जो सोचा कि इसको हम सबसे पहले यहां पर कवर करेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। बस बेसिक चीज आपको याद रखनी है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, एनोड पर नॉन मेटल्स का डिपोजिशन होता है और कैथोड पर मेटल का डिपोजिशन होता है। ये बेसिक फंडा है आपका रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम जरा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एन आर्टिकल इज इलेक्ट्रोप्लेटेड विद सिल्वर, electroplated with silver by using aqueous solution of सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। जो सबसे बड़ी गलती बच्चा करता है, एक्वा सोल्यूशन नहीं लगाता है, वो इन्होंने क्वेश्चन में दे ही दिया। तो इसका मतलब अब यहां पे इलेक्ट्रोलाइट नहीं पूछा गया होगा, उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पूछे गए होंगे। Electroplated with silver, aqueous solution of sodium argentocyanide. Sodium argentocyanide. Answer the following. अब इस पर उन्होंने आपसे पूछा क्वेश्चंस जिनके आपको आंसर देने हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर नहीं कुछ है तो फटाक से एक रफ डायग्राम बनाया, एनोड, कैथोड और आर्टिकल वगैरह लगा के उस हिसाब से आपने देख लिया कि क्या करना है, किस हिसाब से करना है, पुरानी आपकी नॉलेज हो जाएगी। तो अब उन्होंने फर्स्ट पार्ट में पूछा डिस्क्राइब द चेंज दैट ऑकर्स एट एनोड, द चेंज दैट ऑकर्स एट एनोड, डिस्क्राइब द चेंज दैट ऑकर्स एट एनोड। तो अब आपको याद हो, अगर हमने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, वहां पे कोई ऑब्जर्वेशन समझ में नहीं आ रहा, कोई कलर कुछ नहीं, तो एनोड डिमिनिशेस मास, कैथोड गेन्स मास। या कहीं पर भी हम एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन में एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज किया है, ऑलवेज एनोड डिमिनिशेस मास ऑब्जर्वेशन में लिख दो, आप कैथोड गेन्स मास ऑब्जर्वेशन में लिख दो। तो यहां पर हम चेंज क्या चेंज देखेंगे हम कि एनोड diminishes in mass। तो ये आपका, और सारे क्वेश्चन इसमें इलेक्ट्रोलिसिस में जो है सेक्शन 2 में, सेक्शन 1 में तो छोटे छोटे आते हैं, कोई रिएक्शन पूछ ली, सेक्शन 2 में ज्यादातर ये 4 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। फिर उन्होंने आपसे कहा कि रिएक्शन एट कैथोड। तो अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं इलेक्ट्रोलिसिस पे, तो आपने देखा होगा हमने ये चीज बहुत एम्फसाइज करी थी कि बेटा यहां पर सिल्वर की +1 वैलेंसी लेकर ही चलना, और फंडा वही यूज करना है क्या कि जो साइन यहां लगा हुआ है आयन के ऊपर, वही साइन हम बीच में लगाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं उतने इलेक्ट्रॉन लिख के हम न्यूट्रल एटम बना देंगे। फिर थर्ड पार्ट में पूछा गया है व्हाई सिल्वर नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड, सिल्वर नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल भी गिव रीजन में कई बार पूछा गया, जो हमने अपने गिव रीजन वाले वीडियो में कंसीडर किया है। तो आप यहां पर देखोगे कि जो नो डाउट सिल्वर नाइट्रेट इज अ वेरी गुड एक्सीलेंट इलेक्ट्रोलाइट। मेन ड्रॉबैक क्या होता है कि इट डिसोशिएट्स क्विकली। अगर इसका क्विक डिसोसिएशन होगा आयंस में, तो आयंस एकदम से निकलेंगे और आर्टिकल पर जाके इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमको नॉन यूनिफॉर्म कोटिंग मिलेगी। हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा रहे हैं, आर्टिकल पर पॉलिश करा रहे हैं, तो पॉलिश बिल्कुल स्मूथ और शाइनी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, तो जो हमको AgNO3 में नहीं मिल पाती है। लेकिन ये सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड थोड़ा स्लोली डिसोशिएट होता है। तो यहां पर आपका क्या होगा कि AgNO3 dissociates quickly, so rough and uneven deposition of ions takes place।
आयंस टेक्स प्लेस, तो इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं। फिर नेक्स्ट है गिव वन एडवांटेज ऑफ। अब देखो इन्होंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग की सारी चीजें आपसे कहीं ना कहीं से निकला दी। वन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, स्टेट वन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब वहां पे क्या था कि भाई हमने अपने मेन वीडियो में भी एग्जांपल दिया था कि दिवाली की सफाई में एक आर्टिकल मिला था, कुछ मिला था बढ़िया सा आर्टिफैक्ट, जो आप फेंकने जा रहे थे, मम्मी का नहीं हमको दो, उन्होंने 2 दिन बाद आपको चमचमाता हुआ दे दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा दी थी। तो उसमें क्या हुआ कि आर्टिकल एक तो अट्रैक्टिव लग रहा था, दूसरी चीज कि जो भी हमारा मेटल है वो कोरोड नहीं होता है अगर हम उस पर पॉलिश करा दें। तो यहां पर इसका आंसर होगा टू प्रिवेंट corrosion of metals। ये सारे वही की टर्म्स हैं जो आपके कॉपी करेक्शन में हम लोग जो है देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है वो भी, अब यहां भी देखो, अब जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो सब 4-4 नंबर के आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर का है और सेम वैसा ही क्वेश्चन जो है डिफरेंट तरीके से 2 बार पूछा गया है। तो हम आपको आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि स्टेट द ऑब्जर्वेशन एट एनोड एंड कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ। अब देखो ये 4 नंबर में क्वेश्चन कैसे आया। उन्होंने पहला बोला कि फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। और सेकेंड पार्ट में उन्होंने पूछा था, तो हम अभी इसका आंसर लिखेंगे यहां पे एनोड कैथोड रिएक्शन, कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। अब आप देखो बहुत ध्यान से, यहां पर क्या था, आपने जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, नहीं हो तो मेन वाला रफ डायग्राम बना के फटाफट आप देख लेना। आपका एनोड और आपका कैथोड ये हो गया। एनोड पॉजिटिव वाला है जहां पे नेगेटिव यानी कि ब्रोमीन जाएगा, तो ब्रोमीन के लिए ब्राउन वेपर्स ऑफ ब्रोमीन। सेकेंड कैथोड पर आपका लेड जाएगा जो कि सिल्वरी ग्रे होता है, तो सिल्वरी ग्रे मेटल डिपॉजिटेड। अब कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, तो यहां पर देखो आप 2 तरह से काम कर सकते हो। पहली चीज क्या हुई कि आपने देखा, अच्छा कॉपर जो है एक्टिव इलेक्ट्रोड है, एक्टिव इलेक्ट्रोड कहीं पर भी लगा हुआ हो और सेम आपने देखा कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन हमने लिया है। सिंपल सा, एनोड डिमिनिशेस इन मास, कैथोड गेन्स मास। आप बड़े आराम से इसको लिख सकते हो। तो एनोड पर क्या होगा और कैथोड पर क्या होगा। अब जो अगला वाला क्वेश्चन है आप देखना, वहां पर वो पूरा दोनों 2 सालों में आया हुआ है, हम बस एक छोटा सा यहां पर चेंज करेंगे, बाकी सारी चीज हम आपको ऐसे ही इसी क्वेश्चन में उसको मर्ज कर देंगे। एनोड, तो यहां पर क्या हुआ कि एनोड डिमिनिशेस इन मास, और यहां पर क्या हुआ कि आपका कैथोड गेन्स इन मास। तो ये हो गया जब क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि स्टेट योर ऑब्जर्वेशन। एक और ईयर में क्वेश्चन आया है जहां पर उन्होंने सेम क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट इक्वेशन फॉर रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट 2 इलेक्ट्रोड, मेंशन क्लियरली द नेम ऑफ इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। देखो आपका सेम है। फिर यहां पे मोल्टन लेड ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो यहां पर हम इस क्वेश्चन को दोबारा ना लिख के यहां पर हम कर दे रहे हैं
क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 2 बार लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। इस समय आपके पास बहुत टाइम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो स्टेट द रिएक्शंस एट एनोड एंड एट कैथोड। तो हम क्या करते हैं कि एनोड और कैथोड की रिएक्शंस यहां पर लिख लेते हैं और इसको हटा देते हैं, तो आपका एक क्वेश्चन लिखने का टाइम कम हो गया। तो अब आप देखो यहां पे एनोड पर, अभी हमने देखा एनोड पर आती है ब्रोमीन, तो Br -1। अब फिर वही सेम चीज बार बार हम बताएंगे, क्योंकि अब एग्जाम में तो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। माइनस साइन, तो माइनस लगाएंगे, जितना चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन लेंगे और न्यूट्रल एटम लिख देंगे। लेकिन एनोड पर आपको ध्यान रखना है, जब दोनों रिएक्शन लिखोगे आप, तभी आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। कैथोड, एनोड प्लस कैथोड माइनस होता है, तो माइनस वाले पे आपका जाएगा Pb, मेटल जाता है Pb प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Pb। फिर कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, तो एनोड तो आपका कॉपर का बना हुआ है, इसका काम क्या है, सॉल्यूशन को आयन प्रोवाइड करना। अब क्या हुआ, कैथोड पर ये आपका गया 2 इलेक्ट्रॉन और ये लो आपका। तो ये क्वेश्चन आप देखो ना, मतलब इसीलिए हमने कहा कि मस्ट नो, आपको ये मालूम होने चाहिए क्वेश्चन कि अच्छा इसमें से एक बार ऐसे पता चला आप रिएक्शन तैयार करके गए, ऑब्जर्वेशन पूछ लिया। तो थोड़ा सा फोकस जो कि आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, पढ़ना होगा कि वेदर रिएक्शन इज आस्क्ड और ऑब्जर्वेशन इज आस्क्ड। तो ये हो गया हम लोगों का एक और क्वेश्चन। फिर यहां पर आप देखो इलेक्ट्रोलिसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने उस समय पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने वहां भी आपसे कहा था कि बेटा सारे जो है सारे के सारे आप उनमें वो याद कर लेना एग्जाम्पल, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा पूछ लें। तो यहां पर उन्होंने क्या किया है कि एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर बेस्ड, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, जो इन्होंने बोला कि नेम द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन, नेम द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन। अब आप देखो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। पहला है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा है आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट और तीसरा है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अब देखो आप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनके आयंस होते थे, ओनली आयंस ओनली। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में मॉलिक्यूल्स होते थे, तो मॉलिक्यूल्स ओनली। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयंस एंड, ध्यान रखिएगा, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल। तो ये हो गया आपका एक और क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आपका बेस्ड है सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस पर। छोटा सा क्वेश्चन है 2 नंबर का, लेकिन भाई 2 नंबर, हम तो कह रहे हैं भैया 1 नंबर भी काउंट करेगा आपका। कह रहे हैं सिलेक्ट द आयन इन ईच केस, सिलेक्ट द आयन इन, और ऐसे क्वेश्चन के थ्रू ना पूरे चैप्टर का रिवीजन भी हो जाता है। ईच केस that would get selectively discharged from aqueous mixture of ions listed below। यानी इन्होंने कुछ आयंस दिए हैं और आपको वो बताना है। तो पहला इन्होंने दिया है SO4 -2 NO3 -1 एंड OH -1। अब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी याद होनी चाहिए और उसका फंडा, यानी कि सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन, कि द आयन प्लेस बिलो इन एक्टिविटी सीरीज विल डिस्चार्ज फर्स्ट। तो आपको उसी करेक्ट ऑर्डर में, तो अगर आप नेगेटिव आयन वाली सीरीज देखो तो हमारा क्या था, टॉप में SO4 था और यहां पर OH- था। अब यहां पर हम वो नहीं बता रहे बीच में क्या होगा, उससे मतलब नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव वाले में OH सबसे नीचे होता है। तो यहां पर आपका और फंडा क्या था कि द आयन प्लेस बिलो इन एक्टिविटी सीरीज विल डिस्चार्ज फर्स्ट।
तो इसका आंसर हो गया सिंपल आपका OH-2। अब अगर हम पॉजिटिव मेटल की सीरीज की बात करें तो हमारा क्या था, यहां पर ये सीरीज थी, द आयन प्लेस बिलो एक्टिविटी सीरीज विल डिस्चार्ज फर्स्ट। अब आपने देखा यहां पे Pb है, आपने देखा यहां पे Ag है, आपने देखा यहां पे Cu है, कौन सा नीचे है, आपने कहा अरे सर Ag+2 हमने कहा, तो यहां पर सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस के लिए आपका आंसर होगा Ag+1। तो बता तो रहे हैं कि इन क्वेश्चंस में क्या है कि सारा का सारा आपको एक एक चीज बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि अच्छा सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस, एक्टिव इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड, जितनी भी चीजें हैं, तो वो उससे क्या होता है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देने में बड़ी आसानी रहती है। अब नेक्स्ट, अब देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन और बहुत सिली सी मिस्टेक। क्वेश्चन है आपका फॉर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। पार्ट 1 में पूछा है, इस वाले में बहुत सिली सी एक छोटी मिस्टेक हो जाती है, व्हाट इज कैथोड मेड अप ऑफ। और दूसरा इन्होंने पूछा आपसे राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड। अब देखो एक कैथोड पूछ लिया किस चीज का बना हुआ, एक एनोड पूछ लिया कि इसकी रिएक्शन बताइए। सॉरी, तो अब आप देखो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या था, यहां पे हम थिक शीट लेते थे, थिक ब्लॉक लेते थे, थिन शीट लेते थे। तो कैथोड जो है आपका होता था थिन शीट ऑफ प्योर कॉपर। आप सोच रहे होगे हमने प्योर कॉपर तो आपको लिखना ही लिखना है, लेकिन थिन शीट भी लगाना है। फिर रिएक्शन दैट टेकिंग प्लेस एट एनोड, तो एनोड हमको मालूम है कि जब हम रिफाइनिंग कर रहे हैं तो हमने कॉपर लिया है जो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपका और आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब इस क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने ऑब्जर्वेशन पूछे हैं आपसे, बहुत छोटे छोटे से। वैसे तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे इसमें से आते हैं, जो कि हमने अपना ऑब्जर्वेशन वाला जो चैप्टर वो है वीडियो, उसमें पूरा डिटेल में दिया है आपको। तो ये वाले क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जर्वेशन बेस्ड, जिसमें इन्होंने पहला आपसे बोला है कि एट एनोड व्हेन impure copper is refined। अब आप देखो यहां पर आ गया आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हो या इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो, एनोड पे ऑब्जर्वेशन क्या होता है, एनोड डिमिनिशेस इन मास। तो ये चीज बस आपको क्विक दिमाग में आनी चाहिए कि अच्छा, मतलब वहां सोचना ना पड़े, आपने सिंपल देखा अच्छा रिफाइनिंग है, रिफाइनिंग में तो एनोड डिमिनिशेस इन मास। या अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड है और उसी इलेक्ट्रोड का सॉल्ट सॉल्यूशन आपने लिया है, मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है, तो वहां भी एनोड डिमिनिशेस, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एनोड डिमिनिशेस मास, कैथोड गेन्स मास। अगर आपको पर्टिकुलर कलर नहीं याद आ रहे हैं तो यहां क्या होगा कि आपका एनोड डिमिनिशेस इन मास, तो यहां आपने ये लिख दिया। सेकंड पूछ रहे हैं एट एनोड व्हेन मोल्टन लेड ब्रोमाइड, ये क्वेश्चन इसी के कंटिन्यूएशन में ही था। एट एनोड when molten lead bromide is electrolyzed, अब आप देखो यहां पर क्या हुआ कि उन्होंने आपसे पूछा एनोड प्लस होता है जहां पे ब्रोमीन जाती है, तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा, ब्राउन वेपर्स ऑफ ब्रोमीन गैस, ब्राउन वेपर्स ऑफ ब्रोमीन गैस। बहुत सिंपल चीजें हैं, बस आपको थोड़े से बेसिक पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि जिसमें उन्होंने एक छोटा सा डिफरेंस पूछा है।
अब इसमें कुछ गिव रीजन वाले क्वेश्चन भी है, तो वो हम गिव रीजन आपको यूं ही बता देंगे, आंसर्स नहीं लिखेंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आप अगर गिव रीजन वाला मेरा वीडियो देखोगे तो वहां पे आपको वो सारे आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। बस मेरा पर्पस यहां पर ये है कि आपको वो क्वेश्चन मस्ट नो, इसीलिए हमने लिखा कि आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ ये वाले क्वेश्चन जो है आपके यहां से आते हैं। तो हम उसी क्वेश्चन नंबर 10 की कैटेगरी में आ रहे हैं, जिसमें है गिव रीजंस। गिव रीजंस, इनमें आंसर लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होगा इस समय, क्योंकि आप एक बार हम पहले इनको कर चुके हैं। तो यहां पर NaCl हम केवल इनको ओरली एक्सप्लेन कर देंगे। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोल्टन स्टेट। अब यहां आपने क्या देखा था, फटाक से एक बार समझा देते हैं। सोडियम क्लोराइड, इसके आयंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन से बाउंड होते हैं, सो नो फ्री आयंस। When aqueous solution or molten state, after heating, electrostatic force or attraction overcomes and ions become free। तो आपको यहां पर मेन क्या करना है कि फ्री आयंस के रेफरेंस में लैंग्वेज आप बना लेना, फ्री आयंस के रेफरेंस में, और वो फ्री आयंस टर्म यहां पर जरूर होना चाहिए। सेकंड हम लेते हैं कि सेकंड तो अभी हम लोग डिस्कस ही कर चुके हैं कि इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग of an article AgNO3 is not used, जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमने कहा ना ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। अब देखो ये वाला क्या है कि although copper is a good conductor, good conductor but नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये भी गिव रीजन वाले में है। लेकिन चलो हम यहां पे आपको छोटा सा एक रेफरेंस के तौर पर बता देते हैं कि कॉपर है आपका मेटल में क्या होता है, आपके होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और आपका इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस होना चाहिए। तो इसमें मेटल कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहां पे क्या होगा कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस, मतलब मेटल कॉपर इज मेड अप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि मेटल के पास वो जरूर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग, शॉर्ट में लिख देते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ लेड ब्रोमाइड। ये आपसे कह रहे हैं कि सेल इज मेड अप ऑफ सिलिका। ये गिव रीजन में भी हमने दिया है और चैप्टर में भी काफी डिटेल में बताया था सिलिका। अब देखो सिलिका का जो हम सेल लेते हैं इट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय ब्रोमीन, रिएक्टिव ब्रोमीन वेपर्स। तो यहां पर क्या होगा कि सिलिका रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय रिएक्टिव ब्रोमीन वेपर्स। फिर ये आपसे कह रहे हैं कि हाँ सेम इसी में आपका आ गया जिसका आंसर यही है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ लेड ब्रोमाइड बाय इनर्ट इलेक्ट्रोड इज यूज्ड, तो यहां भी आपका आंसर वही होगा कि इनर्ट इलेक्ट्रोड। अगर उन्होंने नाम पूछ लिया है ग्रेफाइट का तो आप ग्रेफाइट लिख देना, इनर्ट इलेक्ट्रोड, या प्लैटिनम पूछा है तो प्लैटिनम लिख देना, कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोड जिसका नाम पूछा उसको लिख देना कि इनर्ट इलेक्ट्रोड रिमेन्स क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं तो वो आपका ब्रोमीन से रिएक्शन करेंगे नहीं, रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय ब्रोमीन वेपर्स। तो दोनों का सेम आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका, ये तो हमने बहुत ज्यादा बार एम्फेसाइज किया था कि इलेक्ट्रोलिसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहां आपका क्या करना है कि ऑक्सीडेशन दोनों चीजें लिखनी है एट एनोड, अगर याद हो आपको तो रिडक्शन एट
कैथोड, रिडक्शन एट कैथोड टेक्स प्लेस। यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक भी बताई थी हमने, जहां बच्चा लिखता है बिकॉज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। भैया तब भी हमने आपसे कहा था कि वो आपसे यहाँ ये नहीं पूछ रहे कि व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, वो आपसे कह रहे हैं व्हाई इलेक्ट्रोलिसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। और इसी पर जब आप मेरा वो वीडियो देखोगे ऑब्जर्वेशन बेस्ड, तो उसमें आप देखोगे कि इसी के नीचे हमने एक दूसरा क्वेश्चन दिया है कि लेड ब्रोमाइड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो वहां पर आपको पर्टिकुलर एलिमेंट्स का लेना है कि किसका रिडक्शन हो रहा है किस पर और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किस पर। अब हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका डिफरेंस वाले में था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो यहां पे क्या होता है कि कंप्लीटली डिसोशिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन। कई सारे होते हैं, आप लिख दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस ओनली। और यहां पर क्या हुआ कि पार्शियल डिसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन, और यहां पर आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये हो गया आपका पहला। दूसरा, ये पूछे गए हैं बहुत ज्यादा बार, एक्टिव एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो आप ध्यान रखना यहाँ पे एनोड और कैथोड और वो सब भी स्ट्रॉन्ग, तो वो आपको ध्यान रखने की मतलब डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी इलेक्ट्रोलिसिस से आते हैं। आप जहां जहां देखना कि ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन हो सकते हैं उनको आप कर लेना, उसी हिसाब से पढ़ना। आप टेक्स पार्ट इन इलेक्ट्रोलिसिस और ये आपका डज नॉट टेक पार्ट इन इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये आपके डिफरेंस वाले जो कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं वो आ गए। अब जरा हम आते हैं कुछ आपके नेम द फॉलोइंग क्वेश्चंस पर। नेम द फॉलोइंग, अब नेम द फॉलोइंग में भी वही छोटे छोटे जो अगर आपको डेफिनेशन याद है या की टर्म्स याद है तो उन्हीं की टर्म्स को लेकर आपके नेम द फॉलोइंग वाले जो है क्वेश्चंस ज्यादातर फ्रेम किए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका नेम द फॉलोइंग नेम, जिसमें पहला कह रहे हैं कि द सब्सटेंस दैट इन एक्वस और मोल्टन स्टेट। बस आपके दिमाग में तुरंत आंसर आ गया होगा, मोल्टन स्टेट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो तुरंत आपके दिमाग में आया कि अरे ये तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड पे आते हैं, द गैस प्रोड्यूस्ड अब देखो यहां भी आपको पूरी जो है एक क्वेश्चन की वजह से पूरी इलेक्ट्रोलिसिस वाटर की दिमाग में घुमानी पड़ेगी। प्रोड्यूस्ड एट एनोड when water is electrolyzed, acidified water is electrolyzed। तो भाई एनोड है, एनोड पर हमको मालूम है प्लस होगा तो उस पर नेगेटिव वाली गैस जाएगी जो कि आपकी होती है ऑक्सीजन गैस, यानी कि नॉन मेटालिक वाला पार्ट। थर्ड में पूछा है एन ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड, आपको ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह आपका यूज हुआ है। हमेशा याद रखना कि जो भी एनोड होता है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड होता है। इस क्वेश्चन में भी, ये तो मल्टीपल चॉइस में भी और कई जगह पर इंडिविजुअल पूछा गया है, आ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पर इस पर हमने कई सारी बार आपको बताया कि कार्बन टेट्राक्लोराइड कहीं पर भी होगा वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली, नो फ्री आयंस। अब देखो ये फिर से वही आ गया, द इलेक्ट्रोड। बता तो रहे काफी क्वेश्चंस यहां पर पूरा सा है, कई बार घूम घूम के वही आए, द इलेक्ट्रोड दैट
एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोलिसिस। बस आपके दिमाग में आ गया, अरे सर एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड। यहां कोई एग्जाम्पल मत लिखिएगा, सीधे सीधे उन्होंने डेफिनेशन से निकाला है। अब इस इलेक्ट्रोलिसिस पर एक आपका इस इलेक्ट्रोलिसिस पर एक आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो उसमें से जो कई बार पूछा गया था वो हमने निकाल लिया। अदरवाइज आप सारे डायग्राम्स को बहुत ध्यान से देखिएगा कि कौन सा डायग्राम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा PbBr2 का इलेक्ट्रोलिसिस का है, कौन सा वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस का है, कौन सा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का है, कौन सा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का है। तो अब हम यहां पर आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर, जिसमें उन्होंने आपको एक सेल दिया हुआ है और मतलब स्केलेटन डायग्राम दिया हुआ है सिंपल सा ऐसे ही, बस एक एनोड दिया है और एक मतलब एक प्लस दिया एक माइनस दिया और इधर A कर दिया है और इधर B कर दिया है और कुछ नहीं दिया विद रेफरेंस टू, और यहां कहा है कि ये है आपका एक्वस कॉपर सल्फेट। अब उन्होंने कहा कि एक्वस कॉपर सल्फेट इज, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो आ जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय यूजिंग ग्रेफाइट अलग होता है और कॉपर अलग होता है, एक्टिव और इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो कॉपर इलेक्ट्रोड। तो ये चीज बस आपको ध्यान रखनी है, जो भी क्वेश्चन फॉलो होंगे आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इन्होंने पहले क्वेश्चन में पूछा कि विच इलेक्ट्रोड टुवर्ड्स योर लेफ्ट और राइट इज ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। तो भाई आपको मालूम है एनोड ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड होता है और इन्होंने दूसरे पार्ट में पूछ लिया वाई। तो अब आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि एनोड ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड होता है, ये तो आपने रट लिया, लेकिन एनोड यहां पर कौन सा होगा? तो आपने देखा, अगर याद करो आप, तो हमने कहा था कि जो सेल होते हैं उसमें एक लंबी डंडी होती है एक छोटी डंडी होती है। लंबी का मीन्स प्लस यानी कि ज्यादा, ये आप अपने, ये क्वेश्चन ही नहीं लगा, ये आप लगाओगे अपना समझ के, ये माइनस। तो एनोड आपका होता है प्लस। तो अब आपने न्यू करके देखा तो आपके लेफ्ट में क्या है? एनोड यानी कि प्लस। तो यहां पर आपका क्या होगा कि A, दैट इज लेफ्ट। तो ये आपका क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड, ये आपका आंसर है, ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। और Y के आंसर में क्या होगा कि बिकॉज कोई भी इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइजिंग क्यों होता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। देखो इससे यहां से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, बिकॉज इट लूजेस इलेक्ट्रॉन। तो ये पहला क्वेश्चन था। सेकेंड पार्ट में इन्होंने पूछा आपसे राइट रिएक्शन एट एनोड। अब एनोड Cu था, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, Cu+2 बन जाएगा। अब आप ये देखो, थर्ड में टू एप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन, टू एप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन। तो आपका यहां पर पहला तो वही हो जाएगा एनोड पर, क्योंकि एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज किया है, एक्टिव इलेक्ट्रोड और उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन भी है मेटल का। तो आपका एनोड डिमिनिशेस इन मास और कैथोड क्या करेगा? कैथोड गेन्स इन मास। तो ये आपका हो गया एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं, लेकिन वो छोटे छोटे से कुछ पार्ट्स वाले क्वेश्चन हैं। अब यहां पर अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, वो 2, 2, 1 इस टाइप से 2-3 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से पहला पार्ट इनका ये आपका क्या कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 14 हुआ आपका। पहला कह रहे हैं 2 एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।
अब देखो बीच बीच में जो चीज हम बोलते जा रहे थे वो सारी चीजें यहीं पर हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस in which anode diminishes in mass। आप कहोगे अरे सर ये आज ही इतनी बार पढ़ लिया कि रट गया है। तो यहां पर क्या हुआ कि एक तो हुआ आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग और दूसरा हुआ आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। बेटा इलेक्ट्रोमेटलर्जी मत लिखना, वहां पर ऐसा नहीं होता है। और बी में उन्होंने एक ब्लैंक दे रखी है कि इफ आ कंपाउंड, ये भी थोड़ा सा आपको क्वेश्चन है जिसको जो आंसर सोचने में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब आप एक बार सोचोगे, डायरेक्ट आंसर नहीं निकल पाएगा। बिटवीन x एंड y is melted and electric current passed and electric current passed, यानी कि ये कंपाउंड है एक्स वाई से मिलकर बना हुआ है, उसमें उसको मेल्ट किया और इलेक्ट्रिक करंट पास करा दी। तो आप समझ लो भाई कोई भी एक कंपाउंड लिया मोल्टन लेड ब्रोमाइड, लेकिन यहां पे आइडेंटिफाई नहीं करना क्योंकि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी जिससे आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओ। पास्ड थ्रू मोल्टन सॉल्यूशन, molten solution the element x will be obtained at, अब देखो इन्होंने पूरी इलेक्ट्रोलिसिस की नॉलेज पूछ ली आपसे, and y will be obtained at। अब आप देखो कंपाउंड आपका दिया था एक्स वाई, यानी कि ये है आपका मेटल, ये है आपका नॉन मेटल। मेटल हमेशा कहां जाते हैं? मेटल हमेशा पॉजिटिव वाले होते हैं। नॉन मेटल, एक बार फिर से हम सब फटाफट वो करा दे रहे हैं। तो नॉन मेटल आपका एनोड पर जाता है, मेटल आपका कैथोड पर जाता है। तो अब आप यहां देखो x क्या है आपका, x हुआ मेटल, तो मेटल जाएगा आपका कैथोड पर और नॉन मेटल जाएगा आपका एनोड पर। ये 4 नंबर में क्वेश्चन था, ए पार्ट में ये, बी पार्ट में ये। अब जरा लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें उन्होंने बोला है आपको कि 4 उन्होंने दिए हैं आपको इलेक्ट्रोलाइट दिए हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और उसके साथ में कुछ डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। आपको उन डिस्क्रिप्शन से मैच कराना है कि कौन सा डिस्क्रिप्शन किस इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज किया है उन्होंने। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कह रहे हैं चूज ए, बी, सी एंड डी टू मैच द डिस्क्रिप्शन 1 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 गिवन बिलो। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सबकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। सॉरी, सम अल्फाबेट्स में बी रिपीटेड, सम अल्फाबेट्स में बी रिपीटेड। अब उन्होंने आपको ए दिया है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका बस सिर्फ लिखने में ही टाइम लगता है। बी, जो जबकि पेपर में जब दो तो पेपर में केवल आपको नॉलेज होनी चाहिए, वहां लिखना तो होगा नहीं आपको। वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सी है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट और डी है आपका
मेटालिक कंडक्टर, यानी ए बी सी डी। अब इन ए बी सी डी में आपको ये 1 2 3 4 5, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन। उन्होंने आपसे कहा मोल्टन आयोनिक कंपाउंड पहला। दूसरा दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड। फिर नेक्स्ट दिया है एल्यूमिनियम वायर। फिर दिया है solution that contains solvent and solute molecule। अब अगर आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन मालूम है कि और उनके एग्जाम्पल मालूम है, तो आप देखो आप सारा क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे। तो अब आप देखो यहां पे क्या हुआ, मोल्टन आयनिक कंपाउंड जो कि आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, दैट इज आंसर विल बी बी। कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है ए, इसीलिए हमने बार बार कहा था कार्बन टेट्राक्लोराइड अच्छे से ध्यान रखना। एल्यूमिनियम वायर ये आपका गुड कंडक्टर होता है, यानी कि मेटालिक कंडक्टर। फिर सॉल्यूशन दैट कंटेन्स ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, दैट इज ऑप्शन इज योर सी। और शुगर सॉल्यूशन फिर से आपका आ गया नॉन कंडक्टर, दैट इज ए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं, उम्मीद है आपका बहुत फायदा होगा इन क्वेश्चन से। अगले ऐसे ही वीडियो पे फिर एक बार आपसे मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।